कितना डिफिकल्ट है एक असेंबली का इलेक्शन लड़ना डीडीसी के इलेक्शन से, और क्या कुछ चैलेंजेस है खासतौर पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी? पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी और मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैदान में निकल गई। नगरोटा की जितनी भी डेवलपमेंट हुए हैं दविंदर सिंह राणा ने की। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। तो अपोजिशन तो इस पे ताने तंज कसते हैं कि एक साल में सरकार नाकाम हो गई, कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई। जम्मू के लोगों ने उन पर फूल बरसाए और मिठाइयाँ बांटी और ढोल बजा के उनका वेलकम किया। उससे उनको जवाब मिल जाना चाहिए। लीडर चाहे जो भी सोचे, लेकिन अवाम उससे 2 कदम आगे सोचती है और अवाम को पता है कि हमने फैसला क्या करना। बडगाम और नगरोटा में बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं और जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंडिडेट जो नगरोटा से बाई इलेक्शंस लड़ने जा रही है, मैडम शमीम बेगम है। वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। इनसे बात करते हैं नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से, क्या कुछ खास है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। शमीम जी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको मैंडेट दिया, उससे पहले वो ये सोच रहे थे कि कांग्रेस को यहाँ से वो टिकट देंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट फिर आपका डिसीजन लिया। क्या नर्वस थे, क्योंकि इससे पहले आपको एमएलए पद के लिए कभी नहीं चुना गया है, ये आपका फर्स्ट टाइम था, तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी? देखिए, पहले तो हमारी बात हुई थी जो पार्टी से, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे पूछा था लड़ने के लिए और उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस नहीं लड़ती हैं तो आप ही हमारी कैंडिडेट हैं, क्योंकि जो अपने राज्यसभा की सीट पे जो उनकी बात नहीं हुई थी कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये डिसाइड किया था कि हम जो नगरोटा की सीट है वो कांग्रेस को देंगे। लेकिन कांग्रेस ने बड़ा लेट शाम को जो जवाब दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, और तब तक मुझे रात तक नहीं पता था कि मैं सुबह लड़ रही हूँ। और इलेक्शन की एक तैयारी होती है पहले, और वो तैयारी नहीं थी? नहीं, वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी। लेकिन पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी और मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैदान में निकल गई। मैदान में निकल के डीडीसी का चुनाव इससे पहले जो हुआ वो आपने लड़ा, वो आपने जीता, लेकिन तब सूरत हाल मुख्तलिफ थी, अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। कितना डिफिकल्ट है एक असेंबली का इलेक्शन लड़ना डीडीसी के इलेक्शन से, और क्या कुछ चैलेंजेस है खासतौर पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी? देखिए, डीडीसी का जो एरिया है वो 2 ब्लॉक थे, और ये अब जो असेंबली के जो ये हैं ये डबल हो जाती हैं। 2 ब्लॉक मेरे पास और आगे, और बाकी ये है कि 2 ब्लॉक में मैंने काम किया है, लोगों की खिदमत की है और लोगों से अच्छी पहचान है, और लोग इज़्ज़त देते हैं, चाहे वो मेरे काम की वजह से हो, और मेहनत करने की कोशिश की है। और जो दूसरा नया एरिया है वहाँ के लोगों में मैं जा रही हूँ और वहाँ के लोगों का भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। लोगों का जहाँ भी मैं जाती हूँ ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जब सरकार थी और उसमें हमारे अच्छे काम हुए हैं, और जब से पिछले 10 सालों से हमारे काम नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, बच्चों की नौकरियां नहीं हैं, तो उस बात पे लोग चाहते हैं कि जो एक बनी हुई सरकार है उसमें अपनी हिस्सेदारी डालेंगे इंशाल्लाह वो, और अपने बच्चों के लिए और अपने जो इलाके की डेवलपमेंट है उसके लिए बेहतर सोचेंगे। भाजपा के कैंडिडेट भी यहाँ से फील्ड हुए हैं, फॉर्मर एमएलए की बेटी हैं दविंदर सिंह राणा जी की, और उसके साथ साथ हर्षदेव सिंह जी भी अब नगरोटा इलेक्शन लड़ने आए हैं। तो एक तरफ शमीम बेगम है, एक तरफ देवयानी राणा है, एक तरफ हर्षदेव सिंह है, ट्रायंगुलर मुकाबला है। क्या चैलेंजेस ज्यादा हैं हर्षदेव के आने से, या उसके साथ साथ जो दविंदर सिंह राणा की बेटी है उनके आने से चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ गए? देखिए, कोई चैलेंज बड़ा नहीं है। आज लोग लीडर से ज़्यादा समझदार होते हैं। लीडर इतना समझदार नहीं होता है जितने लोग होते हैं, और मैं समझती हूँ कि लोगों को ये बाखूबी पता है कि हमें क्या करना चाहिए, सरकार किसकी है, डेवलपमेंट कहाँ से हो सकती है। लोग ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम जो अपोजिशन में बैठने वाला जो एमएलए है उसको सपोर्ट देंगे और वो बैठ के सिर्फ मांगते रहेंगे। और लोग हमेशा ये चाहेंगे कि जिनकी सरकार है और जो बनी हुई सरकार है उसमें अपनी हिस्सेदारी डालेंगे, और इंशाल्लाह हमें जिताएंगे यहाँ से, और हम असेंबली में जाकर उनके लिए अच्छे काम करेंगे। देवयानी राणा का कहना है नगरोटा में जो काम भी हुए हैं वो सब के सब दविंदर सिंह राणा जी ने ही किए हैं, उनके ही टाइम पीरियड में हुए हैं, फिर चाहे वो 2014 हो या जो 2024 का इलेक्शन हो, उसके बाद भी जितने भी काम हुए हैं नगरोटा की जितनी भी डेवलपमेंट हुए हैं दविंदर सिंह राणा ने की। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनको वो अभी सियासत में अभी आई हैं, बच्ची हैं और छोटी बहन है हमारी, लेकिन उनको मैं ये बताना चाहती हूँ जितने भी लोग इस टाइम सुन रहे हैं कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में दविंदर सिंह राणा साहब एमएलए बने उस टाइम उन्होंने बेहतर डेवलपमेंट कराई। मैं पहले भी आपसे वही बात कर रही हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में
और जितने भी काम हुए ये उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में हुए और उमर अब्दुल्ला साहब की देन है। चाहे वो बड़े बड़े पुल हों हमारे यहाँ पे डंसाल में अगर आप देखें ये चलाना वाला पुल है संगड़ वाला, वो उमर अब्दुल्ला की सरकार में बने हैं। जिंदरा डिग्री कॉलेज है वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में बने। शटाली वाला पुल है वो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में बने। और बहुत सारे ऐसे काम, बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में हुआ। और उसके बाद अगर पिछले 10 सालों में कोई बता दे कि क्या डेवलपमेंट हुई है बड़ी एरिया में। अभी मैं 4 ब्लॉक में जाती हूँ जहाँ पर पूरे नगरोटा कंस्टिट्यूंसी में जब हमारी कैंपेन चल रही है और हर जगह से यही एक वर्ड सुनने को आया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में हमारे बच्चों की नौकरियां भी लगी थी, इतनी बेरोज़गारी नहीं थी। और जितना भी नगरोटा का एरिया है वहाँ से उन्होंने कहा कि जब से पिछले 10 सालों में हमारे बच्चों बेरोज़गार हैं, हमारे बच्चे सड़कों पर हैं और हम चाहते हैं कि दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है उसमें हमारा एमएलए जीत के जाए ताकि वो हमारे जो इलाके की डेवलपमेंट है वो बेहतर हो सके। अगर ऐसा है कि पिछले 10 साल में कुछ काम नहीं हुए और दविंदर सिंह राणा जी ने जो काम किए हैं वो 2014 में जब वो जीत के आए थे या उससे पहले जब उमर अब्दुल्ला की सरकार थी तब काम हुए हैं, तो फिर 2024 में दविंदर सिंह राणा 30,000 के मार्जिन से कैसे जीते? जम्मू कश्मीर में इतने बड़े मार्जिन से कोई और लीडर नहीं जीत के सामने आया। देखिए एक भरोसा इंसान को होता है कि पहले जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के लोगों के काम किए हैं और लोगों को कहीं ना कहीं उस लीडर से पे यकीन हो जाता है कि इन्होंने पहले हमारे काम किए, शायद अभी भी करेंगे। लेकिन वो लोगों को लगता है कि उनकी बहुत बड़ी गलती थी जो उस टाइम उन्होंने जो बीजेपी को सपोर्ट किया और जब वो बीजेपी में गए उसके बाद नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई काम नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना जरूरी है ये कॉन्स्टिट्यूंसी जीतना? और उसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में? जी बिल्कुल। मैं लोगों में जाती हूँ, जब लोगों से भी सुनती हूँ और लोगों से ये मैं कहूँगी भी आपके चैनल के माध्यम से कि आप अगर एक एमएलए का जितना फंड्स होता है उससे अपने इलाके की डेवलपमेंट कराना चाहते हैं या पूरी सरकार जिसके पीछे हो, और पूरी सरकार अगर आपके एरिया में आपके नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट कराएगी तो वो बेहतर है या एक एमएलए की सिंगल एमएलए की डेवलपमेंट बेहतर है, तो वो लोग डिसाइड करेंगे। मैंने आपको जैसे पहले बोला कि लीडर चाहे जो भी सोचे लेकिन अवाम उससे 2 कदम आगे सोचती है और अवाम को पता है कि हमने फैसला क्या करना। आपका रोड मैप क्या है नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? एक चीज ये, और दूसरे साथ साथ में अगर हम देखें आईआईटी आईआईएम पहले नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में आते थे लेकिन डीलिमिटेशन के बाद जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए, तो अब नगरोटा के पास वो बड़े इंस्टीट्यूट्स भी नहीं बचे जिनकी वजह से शायद यहाँ की इकोनॉमी और बेहतर हो सकती है। तो क्या कुछ किया जा सकता है जिससे यहाँ के लोगों में बेरोजगारी कम हो जाए, यहाँ डेवलपमेंट मॉडल सामने आए, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बने? देखिए सबसे पहले तो जो आईआईएम की बात की आपने या आईआईटी की बात की, वहाँ का भी आपको मैं एक बताती हूँ कि वहाँ पे अगर हमारे यहाँ के लोकल लोगों का 1% या 2% भी वहाँ पे और 4th क्लास में या जो गेट पे सिक्योरिटी गार्ड होता है वो लगाना होता है वो मुश्किल हो जाता है। और मैं कहती हूँ कि लोग यहाँ के लोगों की ज़मीन है, बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आके नौकरियाँ हमारे बच्चों की ले रहे हैं, तो वहाँ प्राइवेट में भी जब यहाँ जो कंपनी है उनमें हमारे बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसा उन लोगों को वोट देने का। और मैं समझती हूँ कि अगर हमारी सरकार बनी हुई है उसमें नगरोटा के लोग अपनी हिस्सेदारी डालती हैं तो कहीं ना कहीं जैसे हम मांग कर रहे हैं कि हमारा जो स्टेटहुड है वो हमें वापस मिलेगा और इंशाल्लाह मिलेगा। और जब मिलेगा और उमर अब्दुल्ला सरकार में मैं लोगों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसे पहले जो नौकरियां जैसे हमारे भाइयों को मिली आने वाले टाइम में भी वैसे ही नौकरियां मिलेगी। और अपोजिशन तो इस पे ताने तंज कसते हैं कि 1 साल में सरकार नाकाम हो गई, कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई। उस 1 साल में मुझे लगता है कि अभी 2-4 दिन पहले ही उनको एक बेहतर जवाब दिया है जो जम्मू के लोग हैं जिन्होंने उमर अब्दुल्ला साहब ने जो दरबार मूव का फैसला किया, उसके बाद जो लोगों ने उन पर जम्मू के लोगों ने उन पर फूल बरसाए और मिठाइयाँ बांटी और ढोल बजा के उनका वेलकम किया, उससे उनको जवाब मिल जाना चाहिए कि हमने क्या किया है और उमर अब्दुल्ला सरकार ने। अगर आप जीत के आते हैं तो क्या काम करेंगे नगरोटा के लोगों के लिए, किस लिए वो आपको बजाते खुद आपकी जात को वोट दें? मैं लोगों को से
एक तो अपील ही कर सकती हूँ, अपील करती हूँ अपने लोगों से कि अगर आप मुझे मैंडेट दे के यहाँ से कामयाब करके भेजते हैं, और आप यकीन मानिए कि जिस तरीके से आज मेरे पार्टी के जितने भी हाई कमान उमर अब्दुल्ला साहब और हमारे कैबिनेट के जितने भी लोग यहाँ पर मेरे लिए वोट मांगने आए थे, और आप यकीन मानिए कि जब आप मुझे मैंडेट दे के यहाँ से जिताते हैं, ये पूरे तमाम लोग फिर से आएंगे और आपको पूछेंगे कि आपके काम क्या है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी मैडम शमीम बेगम, जिन्होंने बताया नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से उनका क्या कुछ विजन है, और ये सरकार में अगर आते हैं, सरकार का हिस्सा अगर बनते हैं तो क्या कुछ खास कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम मजीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।